नमस्कार, मैं हूं आशित त्यागी और आप देख रहे हैं युग करवट यूट्यूब चैनल। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2024 का किया आगाज, नोएडा में बैठक हुआ मंथन। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 200 करोड़ रुपए के ड्रग्स और 1000 रुपए करोड़ का कच्चा माल किया बरामद। और लोनी इलाके में बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश घायल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर में क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। यहां फैसला लिया गया है कि जून महीने में भाजपा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। दरअसल जून में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भाजपा ने 30 मई से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की है। जनसंपर्क अभियान में सभी सांसद, विधायक, मंत्री शामिल होंगे। 20 और 21 मई को जिला स्तर पर बैठक की जाएगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में हुई प्रचंड जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 73 स्थित सूर्या बैंक्वेट हॉल में पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, जनपद प्रभारी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सोमेंद्र तोमर, संगठन मंत्री सुभाष यदुवंशी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, नोएडा के विधायक पंकज सिंह, दादरी के विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय भाटी, जिलाध्यक्ष नोएडा मनोज गुप्ता और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल रहे। इस बैठक से भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मंशा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने की है। वर्ष 2019 में जिन 14 सीटों पर भाजपा नहीं जीत सकी थी, उनको भी इस बार जीतने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, नगीना, इन सीटों पर भाजपा पिछला चुनाव नहीं जीत पाई थी। 10 सीटों पर बसपा और 3 सीटों पर सपा, रायबरेली सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। भाजपा नेता इन सभी हारी हुई सीटों को जीतना चाहते हैं। इसके लिए अपनी ताकत, कमजोरी, चुनौती और खतरों का आंकलन करने के लिए 4 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना लक्ष्य तय करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। सभी पदाधिकारियों को बता दिया गया है कि राजनीतिक सामाजिक समीकरण साधने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी समूह के साथ बैठक करें। कोर कमेटी, बूथ कमेटी से लेकर पार्टी के पदाधिकारी और समाज के सक्रिय वर्गों से संवाद शुरू करें। रिपोर्ट युग करवट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। उसने 200 करोड़ रुपए की ड्रग्स और 100 करोड़ का सामान पकड़ा है। इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो मूल रूप से अफ्रीकी देश के हैं। ये लोग एक फैक्ट्री में MDMA जैसी ड्रग्स बनाकर बेचते थे। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त ने इस गैंग को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस और स्वाट टीम ने MDMA नारकोटिक्स मैथ बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए अफ्रीकी मूल के 9 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 200 करोड़ रुपए के बने हुए मादक पदार्थ और 100 करोड़ रुपए की नारकोटिक्स बनाने की सामग्री और उपकरण बरामद हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बहुत लंबे समय से गहराई से काम करने के उपरांत ये एक बड़ा कैचमेंट आज हमने ओवरऑल किया है, इसको सीज किया है। इसमें हमने एक 3 मंजिला मकान में विदेशी नागरिकों द्वारा, जो अफ्रीकी मूल के हैं, उनके द्वारा किराए के इस मकान में संचालित कमर्शियल आधार पे, कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल क्वांटिटी में, मात्रा में मेथ ड्रग जिसे MDMA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जो रिकवरी हुई है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म का वाइट मेथ 46 kgs रिकवरी हुई है। साथ ही साथ ब्राउन मेथ, अनप्रोसेस्ड रॉ केमिकल, जो तैयार सोल्यूशंस हैं वो गैलन्स में हमने रिकवर किए हैं। और उसके अतिरिक्त इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल्स भी भारी अधिक संख्या में हमने रिकवर। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि एक सूचना के आधार पर स्वाट टीम और थाना बीटा 2 पुलिस ने अफ्रीकी मूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि ये लोग ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री में अवैध रूप से नारकोटिक्स, MDMA, मैथ और दूसरी प्रकार के ड्रग्स बनाते थे।
ट्रेनिंग कहीं से जिस कमर्शियल अंदाज में और जिस पैमाने पर इनके द्वारा उस ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग 3 मंजिला मकान में किया जा रहा था, उससे ये पता चलता है कि ये सिद्धस्त थे। उसमें बहुत सारा, अगर आप उसके केमिकल कॉम्पोजिशन के पीछे जाएंगे तो इट्स नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर विद द सही केमिकल। जो अभी तक हमने प्राइमा फेसी टेस्ट कराया है, डैट इज़ जो मेथ रिकवरी हुई है वो हाईएस्ट यानी प्योरेस्ट फॉर्म की मेथ की रिकवरी हुई है। इनके पास से 200 करोड़ रुपए की कीमत के बने हुए ड्रग्स बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग कीमती ड्रग्स बनाकर ऊंचे घरानों के लोगों को सप्लाई करते हैं। इनके गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस गैंग को पकड़ने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ खन्ना नगर चौकी क्षेत्र में हुई है। इसमें एक अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुआ। उसका नाम महराज है। महराज बस्ती जिले का गैंगस्टर है और वहां पर इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। आज थाना लोनी पुलिस और ग्रामीण स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से गढ़ी कटैया तट पर अपराध की रोकथाम हेतु चेकिंग चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक लाल रंग की i10 कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसने काफ़ी तेज़ी से कार को निर्माणाधीन सड़क पर मोड़ दिया। निर्माणाधीन सड़क पर गिरे हुए बोल्डर से वो टकरा गया। काफ़ी बड़ा खंभा है, वो टकरा गया और टकराने के बाद उसमें से एक अपराधी निकला और पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो बदमाश घायल हुआ। पूछताछ पर उसने अपना नाम महराज बताया, जो कि अब खबरों का पोस्टमार्टम। हम सब जानते हैं कि सोमवार में मेरठ के शास्त्रीनगर में एक दोहरा हत्याकांड हुआ था। एक मकान में पति पत्नी की लाश मिली थी। इनके गले काटे गए थे और शरीर पर चाकुओं के घाव थे। दरअसल मेरठ के शास्त्रीनगर में 2 बूढ़े माँ बाप, उनके बेटे और बहू रह रहे थे। पोता और पोती गुरुग्राम में नौकरी पर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि सोमवार की सुबह कमरे में पति पत्नी के शव मिले। इस हत्याकांड को उनके अपने ही इकलौते बेटे ने अंजाम दिया। शराबी बाप की करतूतों ने बेटे से दोहरा हत्याकांड करा दिया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में एक दंपत्ति अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रह रहा था। सोमवार की देर रात दंपत्ति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। महिला शिक्षक थी और उसका पति एक सरिया फैक्ट्री में काम करता था। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही गुरुग्राम में जॉब करते हैं। सोमवार की सुबह जब माँ स्कूल नहीं पहुँची तो स्कूल से फ़ोन उसके बेटे आर्यन को गया। आर्यन ने अपने पड़ोसियों को फ़ोन करके बताया कि मम्मी पापा का फ़ोन नहीं उठ रहा है और कृपया आप लोग वहाँ जाकर देखें। पड़ोसी गए। उन्होंने नीचे रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति से बताया कि आपके बेटे और बहू का फ़ोन नहीं उठ रहा है। एक महिला ऊपर पहुंची और चीखती हुई वापस आई क्योंकि दोनों की शव बेड पर पड़े हुए थे। इस दौरान कमरे में दंपत्ति को लहूलुहान देखकर हर किसी की रूह कांप गई। आखिर किसने इतनी हैवानियत से इन दोनों पति पत्नी का मर्डर किया? कौन घर में आया? किससे इनकी रंजिश थी? इन सभी सवालों का जवाब वहां मौजूद भीड़ की हर नज़र चाहती थी। ये मर्डर जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। हकीकत कुछ और ही निकली। हत्याकांड की सूचना पर आईजी, एसएसपी समेत पुलिस की तमाम अधिकारी और टीम वहाँ पहुँचे। जांच पड़ताल शुरू कर दी। माता पिता की मौत की खबर सुनकर बेटा आर्यन और बेटी दोनों गुरुग्राम से मेरठ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही बेटी का रो रो कर बुरा हाल था, बार बार बेहोश हो रही थी और आर्यन अपने माता पिता के शव देखकर उल्टियाँ कर रहा था। वो कभी रोने लगता तो कभी सवाल करने लगता कि आखिर ये सब किया किसने है। पुलिस की जांच पड़ताल आगे चली। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे। पुलिस ने सीसीटीवी आसपास के खंगाले तो पता चला कि बेटा आर्यन और उसका दोस्त स्कूटी पर जा रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पुलिस के हाथ ये भी लगी कि मरने वालों के जो माता पिता बुजुर्ग थे वो नीचे सो रहे थे। वो अक्सर सुबह जल्दी टहलने जाते थे, लेकिन आज नहीं गए। वो उठ भी नहीं पा रहे थे, बदहवासी की हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि उनको खाने में कुछ नशीला या जहरीला दिया गया है। पुलिस को शक हुआ, जांच पड़ताल हुई। उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ी, क्योंकि दोनों बुजुर्गों ने बताया कि
मरने वाले प्रमोद के पिता विनोद ने ये बताया कि खाना खाने के बाद सो गए थे। इसके बाद क्या हुआ है घर में उनको कुछ नहीं पता है और उन्हें कुछ याद भी नहीं है और अभी भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के हाथ सीसीटीवी लग चुका था। घर में ही किसी ने कुछ खाने में ऐसा दिया है कि लोग सो गए और उठ नहीं पाए, ये पुलिस की समझ में आ गई थी। सीसीटीवी में उनका बेटा आर्यन दिख रहा था। आर्यन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो बहाना बनाते रहा, लेकिन बाद में उसने सच उगल दिया और जो सच उसने बताया उसको सुनकर हर कोई हैरान था। आर्यन ने बताया कि उसने और उसके दोस्त आदित्य ने दोनों हत्याएं की हैं। दोनों ने इनके शरीर पर तब तक वार किए जब तक उनकी आखिरी सांस नहीं टूट गई। पुलिस पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उसके पिता प्रमोद मां से अक्सर मारपीट करते थे। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सोमवार को घर में टिंडे की सब्जी बनी थी जिसमें रेशा कम था। इस बात पर भी प्रमोद ने आर्यन की मां यानी कि अपनी पत्नी को पीट दिया था। इससे गुस्से आर्यन ने सोमवार को ही अपने पिता से बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने दोस्त आदित्य को अपनी प्लानिंग में शामिल किया। रात 8 बजे वो मैंगो शेक लेकर घर पहुंचा। उसने नींद की गोली मैंगो शेक में मिलाकर अपने दादा दादी और माँ को दे दी, लेकिन पिता को नहीं दी। मैंगो शेक देने के बाद रात 9:45 बजे गुरुग्राम जाने के लिए वो घर से निकल गया। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आर्यन की स्कूटी से उसके और उसके दोस्त आदित्य के खून से सने कपड़े बरामद हो गए हैं। चाकू की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रात को जब आर्यन आदित्य के घर आया था तो उसने 12 सेकंड तक अपने पिता से फ़ोन की बात की थी। ये भी पुलिस के हाथ लग गया है। तब उसने फ़ोन से अपने पिता से कहा था कि वो गेट खोल दें, वह वापस आ गया है। थाना नौचंदी के अंतर्गत एक दंपत्ति जो अपने 2 मंजिला मकान है उसमें ऊपर एक कमरा था, वहाँ पे निवास करते थे, उनकी हत्या जो है कल रात्रि में कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस की तरफ से जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाइयाँ संपादित की गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो विवेचना की गई, सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए और अन्य चीज़ें की गई। उसके आधार पर जो मृतक हैं उनका ही बेटा जो आर्यन है और उसका एक साथी आदित्य है, इन दोनों का नाम इस हत्या में प्रकाश में आया है। और जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनका जो पहले जो इरादा था वो केवल जो उनका जो पिता है उसको मारने का था, लेकिन क्योंकि वो उनकी जो माता हैं वो उस दौरान हत्या के दौरान जग गई थी, इस वजह से उनकी भी हत्या ये इन दोनों के द्वारा। जो मरने वाले हैं उनके नाम प्रमोद कर्णवाल हैं और उसकी पत्नी ममता है। दोनों के गले काटने के बाद पेट, सीने, पीठ पर धारदार हथियार से बार बार वार किए गए। दोनों के शव बेड पर पड़े मिले थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। दीवारों पर खून के धब्बे बता रहे थे कितनी हैवानियत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। रात में मोहल्ले में जब लोगों को पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही है तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। इस घटना के बाद हमें कई चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि घर में दादा दादी हैं, बहन है, तो आर्यन उनसे बात कर सकता था। अपनी पीड़ा साझा कर लेता तो शायद उसके दिमाग में हत्या का ख्याल आता ही नहीं। दूसरी बात, जिस माँ को वो अपने बाप के अत्याचारों से बचाना चाहता था उसने उस माँ का भी कत्ल कर दिया। ये कैसी ममता थी। समाज को ये भी समझना होगा, ये भी सोचना होगा कि उसे अपनी समस्या का समाधान आखिर हत्या ही क्यों लगा। कोई दूसरा रास्ता आखिर आर्यन ने क्यों नहीं चुना। गाजियाबाद में आज तीसरे दिन भी वकीलों का हंगामा जारी रहा। एसोसिएशन ने बार रूम में आम सभा की बैठक बुलाई, जहां इस घटना के बाद वकीलों ने अपने विचार रखे। उसके बाद कुछ वकीलों ने सड़क पर जाम लगा दिया। फिर उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीसीपी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। एडीसीपी ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले को ऐसे समझते हैं कि गाजियाबाद में जिलाधिकारी और पुलिस ऑफिस के सामने वकीलों ने घंटों तक सड़क जाम करके कल हंगामा किया था। कारण था कि निवाड़ी थाना पुलिस ने एक अधिवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया था। इस मामले में पहला विरोध सोमवार को किया गया था। उस दिन वकीलों ने कचहरी परिसर में हंगामा किया था। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को उसी दिन बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बात करके समस्या का समाधान कर देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। बार एसोसिएशन की चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लिया गया। कमिश्नरेट व्यवस्था में यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था जिसे कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम रही। नतीजा यह हुआ कि घंटों तक सड़क बंद रही, चारों ओर यातायात जाम हो गया।
लोगों को परेशानी जो हुई वो अलग थी। इस घटना से कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला ये कि क्या निवाड़ी थाना पुलिस ने अधिकारियों को विश्वास में लेकर ये कार्रवाई की थी? क्या गिरफ्तारी के बजाय संबंधित अदालत से जमानत नहीं दी जा सकती थी? क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था में ये अधिकार पुलिस के पास है। जब पता था कि सोमवार को प्रदर्शन के बाद वकीलों ने अगले दिन बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी थी, तो पुलिस ने जरूरी कदम समय रहते क्यों नहीं उठाए? जो काम देर शाम को किया गया, वकील को रिहा किया गया, वही काम एक दिन पहले भी किया जा सकता था, तो ये सब होता ही नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमिश्नरेट के पुलिस के जो अधिकारी हैं उनमें अनुभव की कमी थी, या फिर केवल लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा यह आंदोलन, विरोध प्रदर्शन सड़क पर चला है। जो भी हुआ गलत हुआ। गर्मी में, उमस में वाहन चालकों का बुरा हाल था, बसों में बैठे लोग बेहाल थे, महिलाओं का, बच्चों का भी बुरा हाल था। जब देर शाम जो कुछ किया गया था, वकील को रिहा करके जो इस घटना का पटक्षेप हुआ, वो एक दिन पहले भी हो जाता तो इतनी सारी अव्यवस्था से लोग बच जाते। IAS परीक्षा में टॉप करने के बाद टीना डाबी को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पर टीना डाबी की वीडियो वायरल होती रहती हैं। आपने भी IAS टीना डाबी की कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देखी होगी। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं का एक वर्ग टीना डाबी का बहुत बड़ा फैन है। इस स्टार अधिकारी की चर्चा एक बार फिर हो रही है, लेकिन इस बार मामला आलोचना का है। लोगों की आलोचना टीना डाबी को सहनी पड़ रही है। टीना डाबी इस समय राजस्थान के जैसलमेर में जिला कलेक्टर हैं। उन्होंने एक आदेश दिया और उसके बाद UIT सहायक अभियंता की अगुवाई में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद से ही IAS अधिकारी टीना डाबी की चारों तरफ आलोचना हो रही है। टीना डाबी के इस ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद बच्चों समेत 150 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। अब वे खुले आसमान के नीचे तपती धूप में रहने को मजबूर हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में अत्याचारों और प्रताड़ना से परेशान होकर भारत आए पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के आशियाने पर कुछ दिन पहले जोधपुर में भी बुलडोजर चलाया गया था। जैसलमेर के नगर विकास न्यास ने अमर सागर पंचायत की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग की थी, जो मंगलवार से शुरू हुई। जैसलमेर के अमर सागर क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को जिलाधिकारी टीना डाबी के आदेश के बाद गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ये विस्थापित परिवार अमर सागर तालाब के किनारे अवैध मकान बना रहे थे। इस कारण तालाब के पानी की आवक रुक गई। साथ ही ये भूमि काफ़ी कीमती भी है। इस कार्रवाई में JCB, ट्रैक्टर, पुलिस का बड़ा अमला मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी नहीं चली। इस कार्रवाई के बाद टीना डाबी ट्रोल की जा रही हैं। लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं कि जो विस्थापित हिंदू थे उनको वहाँ से हटाकर कहीं दूसरे का बसा देना चाहिए था। इस तरह बेघर करना ठीक नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कानून से 36 का आंकड़ा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, 2 मंत्री जेल में हैं। कई विधायकों पर केस चल रहे हैं। ताज़ा मामला विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का है। राव एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा राव एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिन भर कोर्ट में खड़े रहने की सजा मिली। उन्हें साल 2020 में एक लॉ के स्टूडेंट को पीटने का दोषी करार दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने इसी साल 13 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने IPC की धारा 323 के तहत त्रिपाठी को दोषी करार दिया। उन्हें धारा 341/506 एक IPC और धारा 31 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को आज शाम 4 बजे तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई थी। उन पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम में से 23,500 शिकायतकर्ता को देने हैं और 6,500 कोर्ट में जमा करने हैं। अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है। यहाँ एक बहुमंजिला मकान में आग लग गई। 3री मंजिल पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, ऐसी सूचना पुलिस के पास थी। एक सब इंस्पेक्टर ने खतरा मोल लेते हुए दीवार का सहारा लेकर 3री मंजिल की खिड़की का शीशा अपनी जूते की ठोकर से तोड़ा। लोग दरोगा की इस बहादुरी की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस दरोगा को 25,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है।
तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।